जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन नन्ही जिंदगियों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ इस धरती का हिस्सा हैं। घास के बीच रेंगती चींटियां, खिड़की पर बैठी तितली का जोड़ा, बारिश की मिट्टी में टर्राटा मेढक, ये सब हमारी आंखों से छूट जाते हैं, लेकिन प्रकृति की किताब में इनका हर पन्ना जरूरी है। आज हम साथ चल रहे हैं एक ऐसे साथी के जिन्होंने कलम और कैमरा दोनों से हमें बार बार याद दिलाया है कि नन्हे जीव हमारे दोस्त हैं। आइए आज हम बात करते हैं पेशे से पत्रकार और पर्यावरण संरक्षण को, जीव जंतुओं को अपने दिल की धड़कन बनाने वाले अनुराग शुक्ला जी से। अमर उजाला से लेकर हिंदुस्तान तक का सफर एक और दिखता है, दूसरी ओर पर्यावरण और ये वन्य जीव संरक्षण, ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? 2006-07 में मैंने पत्रकारिता किया और साथ में संभवतः मैं अखबार की दुनिया में आया और छोटे से एक अखबार से शुरुआत की। अमर उजाला में प्रतिष्ठित अखबार में मैंने पहले गाजियाबाद में उजाला में मेरा प्रवेश हुआ पत्रकारिता में सही तरीके से, और उस यात्रा के साथ फिर मैं आया 2013 हिंदुस्तान बरेली में, और यही यात्राएं चलती रहीं। उसके साथ साथ पर्यावरण, शुरुआत में पर्यावरण को लेकर, चूँकि हमारे जॉब के साथ साथ हमारे और तमाम संघर्ष होते हैं जी, तो वो उन शुरुआत के दिन थे, उन संघर्षों में खुद को स्थापित करना था। फिर धीरे धीरे जो है हमारा ये वाला जो पर्यावरण के बैठा था वो मरने नहीं दिया मैंने उसे जी। तब इतनी तकनीक भी नहीं थी, न इतने मोबाइल होते थे कि तुरंत मोबाइल लिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया या कुछ वीडियोस बना लिए, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था किसी ने। कोई व्हाट्सएप नहीं होता था, कोई इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जब ये गैजेट्स आए तो लोगों की क्रिएटिविटी भी निकली। तो जब ये गैजेट्स हम लोग के हाथ में आए तो हमें भी लगने लगा कि हम अपनी बात को और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं जी। तो इस यात्रा में तकनीक, इन गैजेट्स ने बहुत सहयोग किया, और स्वाभाविक है कि थोड़ा सा बात अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच जाती है तो वो प्रभावी बनती है जी। लोग फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं, और मेरा तो अपना मानना है कि जो भी हमने सीखा या सीख रहे हैं, अगर हम किसी तक पहुंचा पा रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या में भी लोग प्रभावित हो रहे हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं, तो वो बस यही सफलता है, यही कह लीजिए। आपकी मोबाइल फोटोग्राफी में मतलब नन्हे जीव खूब आते हैं जी। ये कैमरे का लेंस और दिल, इनके बीच क्या रिश्ता? मतलब ऐसे समझे कि छोटे जीव जो है वो उपेक्षा के शिकार रहते हैं जी, और माइक्रो लेंस एक ऐसी विधि है जिससे हम इनको उभार करके सामने ला सकते हैं जी, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः स्वाभाविक भी है कि सब उस पर ध्यान नहीं देते। एक जब नन्हा जीव में देखता हूं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आए, ताकि उसकी खूबसूरती, उसकी उपयोगिता सब दिख सके। तो मोबाइल ऐसे गैजेट है जो हर हाथ में है, तो इससे कई लोग प्रेरित भी होते हैं, और कई तो मोबाइल उपयोग करते हैं लेकिन उसमें माइक्रो का सिस्टम ही नहीं पता ही नहीं होता है, सिंपल एक फोटो खींच लेते हैं। लेकिन अब लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ी है थोड़ी सी, तो कोशिश ये रहती है कि माइक्रो का प्रयोग करें और माइक्रो से उन जीवों को भी बाहर करके ले आए जो सामान्यतः लोगों की नजर में नहीं आते हैं जी। तो बस यही रिश्ता है कि वो पिक्चर अच्छी आ जाती है तो मन खुश हो जाता है, लोगों को पसंद आती है तो और अच्छा लगता है। तो एक दिन मैं इस पे भी चाहूंगा कि हम लोगों की लंबी बातचीत हो। जैसे मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, फोटोग्राफी मुझे बड़ा प्रिय है, बड़ा शौक है, बट फोटो क्लिक करते थे केवल। हाँ। ये फोटो बस जो भी देखा फोटो क्लिक कर लिया। फिर एक सतपाल जी हैं, फोटोग्राफर हैं, उन्होंने कहा नहीं, फोटो क्लिक नहीं करता है कलाकार, वो फोटो बनाता है। हाँ, तो मैंने समझा कि बनाने और क्लिक करने के बीच में क्या अंतर होता है। तो फिर मैंने आपके फोटो देखे, पंकज जी के देखे, शर्मा जी के, सतपाल जी के, सब तो लगा कि नहीं यार, फोटो क्रिएशन होता है, ना कि क्लिक करना। क्लिक तो शब्द भी कर लेगा, कोई भी कर लेंगे, जिसके हाथ में मोबाइल है वो क्लिक कर सकता है जी। तो माइक्रो फोटो मुझे बड़ी गजब की चीज लगी। उस पर बैठकर चर्चा की जाएगी, बढ़िया। हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसके संतुलन में जो जीवों का योगदान है उसको आप कैसे देखते हैं? इस सवाल के जवाब से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। जी बिल्कुल। पारिस्थितिकी तंत्र मोटी मोटा अगर हम बात करें तो हमारे जो भी आसपास दिखता है
जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी पर्यावरण दिख रहा है वो नियर बाई पारिस्थितिकी जो भी है हाँ, सब जो कुछ भी हमारे आजू बाजू। वो पारिस्थितिकी तंत्र है जी। अब चूंकि हमारा जीवन इतना इसके साथ तालमेल में रहता है कि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जिन छोटे जीवों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे अनगिनत जीव लगातार अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहते हैं, जो भी प्रकृति ने उन्हें जिम्मेवारियां दी हैं। छोटे जीव, बड़े जीव तो हमें दिख जाते हैं सहज रूप से, लेकिन छोटे जीव हमारे आंखों के होते हुए भी नहीं दिखते हैं। जैसे अभी हम लोग स्लिप कर गए, तमाम आपने अभी स्लिप कर गए, एक बहुत प्यारे सा जीव था, गिरगिट था, गिरगिट। और इसी तरह से बहुत छोटे जीव हमारे अगल बगल रहते हैं, जैसे चींटियां, मिलीपैड और इसी तरह के दीमकें, ये लगातार अनवरत काम पर लगी रहती हैं जी। इन जीवों का जो काम है वो मतलब अपने जीवन के लिए वो भी अपना जीवन निर्वहन करते हैं, लेकिन उनके उस जीवन के निर्वहन के साथ साथ जो प्रकृति को योगदान उन्हें करना है वो आराम से वो करते रहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र, जीव और मानव सब एक दूसरे से गुथी हुई चीजें हैं। अब यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अगर इन जीवों को हम अनदेखा करते हैं जी, या ये जीव किसी तरह से कम हो जाए इनकी संख्या या जो भी है, तो उसमें हमारे पूरी जो ये इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो उसमें प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। और जो अगर इकोसिस्टम खराब होगा तो हम भी उससे प्रभावित। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये जीव जंतु हमारे आसपास, हमारे नियर बाई उसमें नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है फिर? नहीं, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। एक उदाहरण से आपको मैं समझाऊंगा कि जैसे हम एक बीज बोते हैं मिट्टी में और उस बीज से एक पौधा पनपा, पौधे से वो और थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद उसमें फूल लगे। यहाँ तक तो सही है, फूल आ गए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब यहाँ पर छोटे जीव, इससे पहले भी छोटे जीव अपना काम कर चुके होते हैं, मिट्टी से लेकर के बड़ा करने तक। लेकिन अब यहाँ पर एक मोटी मोटा जो आप देख सकते हैं, जिसे आप सहज रूप से समझ सकते हैं, वो ये है कि अब फूल से फल बनेगा, फल बनेगा यानी बीज बनेगा, बीज से फिर वो पेड़ बनेगा या पौधा बनेगा जी। तो वो फूल से वो बीज बनने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है परागण का जी। परागण अगर नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, यानी पौधे एक दूसरे से निषेचित नहीं होंगे, तो फिर वो बीज नहीं बनेगा, फिर वो फल नहीं बनेगा, फिर आगे उसका उत्पादन नहीं होगा उस पौधे का जो भी वो है जी। तो अब जैसे हम मान लीजिए सरसों की बात कर लें, सरसों एक पौधा है जिससे हम तेल यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अब उसका परागण नहीं होगा तो वो उत्पादन उसका फसल की नहीं होगी। अब मानवों के लिए संभव नहीं है कि वो सबका परागण कराए। अब परागण होता कैसे है? यहाँ पर ही छोटे जीव, मधुमक्खी, ततैया या इस तरह के जीव जो फूलों के रस पर निर्भर करती हैं, उनका काम यहाँ पर आ जाता है। आप देखते हैं कई फूलों पे मधुमक्खियों का झुंड लगा रहता है, या वो एक जगह बैठेगी फूल पे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे पे, फिर तीसरे पे जी। तो यही उनका काम होता है जब वो एक फूल पर बैठते हैं। दरअसल फूल के बीच में एक पुंकेसर होता है, हाँ पुंकेसर जी, जिस पर एक छोटा सा मतलब फूल के हिसाब से एक लंबी सी ऐसे बनी रहेगी तने जैसी, हाँ। उसके टिप पर, उसके एकदम टॉप पर जो है एक छोटा सा गोल होगा, जिस पर जो है बहुत छोटे छोटे डस्ट लगे होते हैं, एक कण लगे होते हैं जी जी फूलों के, वही पराग होता है। उसी पर जब मधुमक्खी बैठती है तो उसके जो मुंह पर और उसके जो बहुत संवेदनशील उसके तमाम जो है पैरों पर छोटे छोटे रेशे से बने होते हैं, तो जब वो उस पर बैठता है तो पराग उसमें लग जाते हैं। बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, ना मधुमक्खी को पता है ना किसी को, मतलब उस तरीके से आप समझ, ये होता रहता है। तो मधुमक्खी वहाँ एक फूल पे बैठी, वहाँ उसने जो है एक पराग अपने शरीर पे लिपट गया उसके, और उसने फूल का रस लिया और वो दूसरे फूल पे बैठ गई जी। अब एक फूल से जैसे ही वो दूसरे पे बैठेगी तो जो उसके पैरों पर, रोयों पर जो पराग लगे होंगे वो उस पर झड़ जाएंगे जी, और फिर वो उस फूल का पराग लेकर के वो उड़ जाएगी तीसरे फूल के लिए। तो जो पहले फूल से दूसरे फूल पर मधुमक्खी बैठी और वो पराग, पहले फूल का पराग दूसरे फूल पर आया, तो दूसरे फूल के साथ पराग का निषेचन हुआ, तब वो प्रॉपर एक पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक चक्र बना। पूरी प्रक्रिया को परागण शायद कहते हैं जी, बिल्कुल यही परागण है, यही प्रक्रिया परागण है। अब जब ये पूरी तरह से हो जाएगा
तो मधुमक्खी अपना काम करके निकल गई, इतना काम था मधुमक्खी का। जी। ठीक है, वो निकल गई, अब वो पौधे का काम है आगे। अब आप अंदाज लगाइए कि इस परागण के लिए पौधे तो खुद चल के जाएंगे नहीं, तो उसमें यही मधुमक्खियों का, छोटे जीव का वो है। अब आपको मतलब बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि जो अनुमान लगाया है विशेषज्ञों ने, 40,000 1 किलो शहद के लिए उसे 40 लाख फूलों के आसपास संभवतः, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, गुजरना पड़ता है। अब आप ऐसे समझिए कि भाई गुलाब का फूल हमने देखा है, गमले में लगा है, लेकिन पूरा जब खेत ही सरसों का है तो आप उसको परागण कैसे कराएंगे? सही बात है। तो प्रकृति ने उस परागण की व्यवस्था के लिए मधुमक्खी जैसे जीवों को भेजा है, स्पेशली श्रमिक मधुमक्खी, जिनका काम ही यही है कि पूरे जीवन यही काम है, जितने भी जिंदा रहेंगी वो ही परागण करती रहेंगी। तो अब जब वो फूल, बीज से पौधा बना, पौधे से फूल बना, फूल से परागण के बाद फल बना, फल से बीज बना, फिर वही चक्र पौधे से वो प्रक्रिया पूरी एक गोल चक्र चल गया। अब यही सरसों में पूरा हो गया, सरसों का उत्पादन हुआ, वो कुछ अगले पीढ़ी के लिए उसे रख लिया गया संजो करके, और बाकी जो है हमने तेल या जिसमें भी यूज करना है कर लिया। हमारे लिए ये खाद्य सोर्स है। अब आप अंदाज लगाइए कि मधुमक्खियां खत्म हो जाए, सारी मधुमक्खियां या जो भी परागण करने वाले जीव हैं वो खत्म हो जाए, तो क्या हमारे आपके लिए संभव है कि हम एक एक फूल से परागण कराएं और फिर वो सरसों उत्पादन करें, या कोई भी फल पौधा उत्पादन करें, गेहूं उत्पादन करें, चावल उत्पादन, जो सब फूलों से ही, फूल के बाद ही प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए प्रकृति ने छोटी मधुमक्खी बनाई है और असंख्य रूप में बनाई है, मतलब उसकी संख्या इतनी होती है एक छत्ते में, आप देखिए कितने। तो अगर मधुमक्खी आपके आसपास है, कहीं छत्ता है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ का पर्यावरण बढ़िया है, बढ़िया होगा, एकदम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत उपयोगी है। यही पारिस्थितिकी तंत्र है, यही छोटे जीव का काम है, और एक दूसरे के साथ पूरक ये करते रहते हैं। अच्छा, कई बार हम भैया एक चीज देखते हैं कि जन सामान्य, किसान, मजदूर जो खेती बाड़ी और तमाम सारी चीजों में लगे हैं दैनिक जरूरतों को पूरा करने में, वो अक्सर कहते हैं कि हमको इन छोटे मोटे जीवों से क्या लेना देना है। तो कहीं तो मुझे लगता है कि अज्ञानता है, नासमझी है, या जानकारी का अभाव कह सकते हैं उसको। अज्ञानता तो क्या कहेंगे, उससे जुड़ाव नहीं समझ में आता, मतलब एक मानव स्वभाव होता है। ये जो बात आपने कही उससे वो अवेयर नहीं है। हाँ, वही चीज है। हालांकि आप किसान परिवार से आप भी हैं, आप भी जानते हैं किसान फिर भी बहुत अवेयर है। जो किसान से बदल करके अब जो उनका बदलाव हुआ है मानवों में, वो अपना फायदा और नुकसान को बहुत अच्छे से देखते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आज पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, और उससे जो शत्रु कीट के अलावा जो मित्र कीट हैं, ये सब मित्र कीट हैं, ये जो समाप्त हो रहे हैं, ये बड़ा मतलब। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ऐसा हो रहा है, ये वही हो रहा है कि मानव का जो मूल किसान थे, जो अब भी अपने गाँव में है, वो कभी भी इस तरह की चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, उनका प्रयोग नहीं करते। लेकिन उनके भी अब उत्पादन का लालच है, फसल अच्छी होगी तो उनको पैसे मिल जाएंगे, उनका घर बार चलेगा, तो अधिक उत्पादन के लिए इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका इतना भयावह नुकसान है कि सबसे पहले ये छोटे जीव खत्म होते हैं, और ये छोटे जीव खत्म होंगे तो हमारी आगे की चीजें गड़बड़ होंगी निश्चित। क्योंकि रसायन जो है वो अपना प्रभाव डाल करके जो भी उसका दुष्प्रभाव हुआ वो बना रहेगा, लेकिन छोटे जीव अगर उनका किसी कारण दुष्प्रभाव भी है तो वो अपने आप को मिट्टी या जो भी चीजें हैं वो उसको अपने आप सही कर लेते हैं, अपने आप सही कर लेते हैं। तो वो नुकसान वहाँ नहीं होता, लेकिन रसायन से नुकसान हो जा रहा है जी, ये चीज है। तो जैसे आप सोशल मीडिया पे खूब लिख रहे हैं इन सब सारी चीजों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, तो मैं ये जानना चाह रहा था, जब आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं इन विषयों पर, तो जो फॉलोअर्स हैं, आपको जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? कभी कोई हास्यास्पद प्रतिक्रियाएं सामने आई? हास्यास्पद भी आई और बहुत चौंकाने वाली भी जानकारी। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है बहुत उपयोगी प्लेटफॉर्म है, और इस पर आपकी विश्वसनीयता आपके पोस्ट पर, जानकारियों पर निर्भर करती है कि आप कैसी जानकारियां दे रहे हैं और वो कितनी सही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, एक आप अगर अपने आप को ये माने कि हम कुछ समाज में बदलाव लाने का मादा रखते हैं, तो उस लिहाज से आपके ऊपर जिम्मेदारियां गंभीरता से बढ़ जाती हैं। तब आपका रोल वहीं पर होता है कि आप जो भी जानकारी समाज को दे रहे हैं, चूंकि आप फेसबुक पे भले ही आप चाहे 1000 फॉलोअर आपके हों, चाहे 5000 हो, चाहे
50,000 50,000 हो, कोई वो नहीं। लेकिन वो फॉलोअर में कई फॉलोअर जेन्युइन होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपका लिखा पढ़ा और जो भी पोस्ट करते हैं उन्हें देख रहे होते हैं और उससे वो प्रभावित भी होते हैं। जी। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप जब निरंतर पोस्ट करते हैं ऐसे पोस्ट जो जानकारी परक है, कहीं अगर गड़बड़ी भी होती है तो आप उसे क्षमा मांग करके उसे सुधार लेते हैं। तो ये पाठक जो आपका फॉलोअर है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो वो आपके साथ बने रहते हैं। आपने जैसे कहा कि कोई चौंकाने वाली बात हो या कोई ऐसा लगा कि जो देख करके आपको अरे हास्यास्पद स्थिति हो जी। तो ऐसा हुआ है। कई बार हम पोस्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई या इस तरह के जीव जंतु से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, तो हास्यास्पद तो ये कहेंगे कि कई लोग तो भरोसा ही नहीं करते, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई अच्छा सा शॉट डाला, कोई ऐसा जीव जो सामान्यतः लोग देखते भी नहीं है, दिखता नहीं है, दिखता भी है तो ध्यान नहीं देते, उसको महसूस नहीं। लेकिन जब आप उसे एकदम माइक्रो फोटोग्राफी में ले आते हैं, बहुत छोटा सा नन्हा सा जीव जो आपके पैरों के नीचे रोंदता चले जा रहे हैं आप, और उसे आप माइक्रो फोटोग्राफी करके मोबाइल से या कैमरे से अपने जब उसको बढ़िया से प्रोजेक्ट करते हैं तो सामने वाले को भरोसा नहीं होता, अरे ये सब कहीं से आजकल एआई चल गया तो आपने एआई से किया होगा, लेकिन उन्हें बताना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत चौंकाने वाला मुझे मैसेज मिला था। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, वो फेसबुक से ही फ्रेंड बने थे, अब भी हैं फ्रेंड। अच्छा। हमारे मैं समय समय पे बहुत बर्ड्स की डालता रहता हूँ कई बार, तो हमें एक वीडियो, मेरा वीडियो नहीं था शूट किया हुआ, किसी और प्लेटफॉर्म से मुझे मिला था, लेकिन बहुत आकर्षक था वो। उसमें कई अलग अलग प्रजातियां थी पक्षियों की, वो उनकी आवाज़ों को उन्होंने उसमें रिकॉर्ड किया था और बहुत प्यारी आवाज़ अब भी हमारे फेसबुक पे है। जब मैंने उसे पोस्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, शेयर भी किया और लोगों ने कमेंट्स भी किए, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मुझे मैसेंजर पर मैसेज किया। उन्होंने नमस्कार किया और बताया कि आपने जो वीडियो डाली है बहुत अच्छी है। मैंने कहा धन्यवाद आपका, और आपको अच्छा लगा ये जान करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बोले बात ये, उनका ये अगली लाइन थी कि बात ये नहीं है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा, आपको अंदाज भी नहीं है कि इस वीडियो ने मेरे साथ क्या किया। अच्छा। मैं थोड़ा सा चौंक गया कि अरे ऐसा क्या कर दिया। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ मेरी पारिवारिक समस्याएं हैं जिससे मैं बहुत तनाव में हूँ और लंबे समय से तनाव में था और मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो मैंने कहा कि मैंने संवेदना जताई, तो उन्होंने कहा लेकिन अचानक से आपका ये वीडियो आया और मैंने उसको देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, और वो मैं कई बार देखता रहा, और जो भी मेरे दिमाग में तनाव थे वो एकदम से मुझे लगा कि मैं बहुत हल्का सा महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे उसकी ताकत लगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो मैंने कहा नहीं, ये वीडियो किसी और ने शूट किया है और मुझे भी नहीं पता है, उनका आभार है। तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने शूट किया, इससे फर्क पड़ता है कि इसने मेरे लिए बदलाव का एक कारण बना। तो मुझे भी ये चीज बहुत चौंका गया। तो तब से मैं और जिम्मेदारी से, मुझे लगा कि नहीं अभी और जो सतर्कता बरतनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई फेक ना मुझे पता हो और मैं फेक कोई खबर चला दूं या इस तरह की कोई जानकारी दे दूं जिससे किसी पाठक को नुकसान हो जाए, किसी दर्शक को नुकसान हो जाए। तो ये बड़ा चौंकाने वाला रहा था मेरे लिए। मुझे याद आ रहा है आपने एक फोटो शूट किया था जिसमें एक तितली जो है सूंडी से तितली बनने की जो प्रक्रिया थी, और आपने कहा था शायद बेटी ने शूट किया है वो। तो वो मैं किस्सा जानना चाह रहा हूँ आपके मुंह से। मुझे आज भी मेरे दिमाग पर वो पूरा छाया हुआ है और वो मैंने जो चित्र देखा मेरे मस्तिष्क में है आज भी। मैं वो जानना चाहूंगा थोड़ा सा एक बार। वो जिस दृश्य का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो मेरे लिए भी बहुत आकर्षक था, क्योंकि जानता तो मैं था, कई वीडियोस मैंने देखे थे, लेकिन मैंने सामने कभी नहीं देखा था किसी भी ऐसे प्यूपा से तितली बनने की प्रक्रिया। दरअसल हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर गमले में हमने एक जो है वो लगा रखा है नींबू का पौधा। अच्छा। तो जो टाइगर बटरफ्लाई थी वो नींबू पर ही उसका जीवन चक्र चलता है पूरा। तो एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मेरी नजर पड़ी उस पर 2 ऐसे छोटे से कीड़े रेंग रहे हैं। हमने कहा अरे, और वो पत्तियां खा रहे थे, तो कई पत्तियां कट हो गई थी किनारे से, कई नींबू की पत्तियां खा चुके थे। तो मैंने बेटी को आवाज लगाया, हमने कहा देखो ये कोई कीड़ा है और ये मुझे लग रहा है कि पूरा ये चौपट कर डालेगा, और देखो इसको नुकसान ना हो कीड़े को, इसे कहीं बाहर उधर गार्डन की तरफ, मतलब सामने पार्क है मेरे, वहां पर कर देना ताकि ये जो कीड़ा चला जाए और पौधा बचा रहे।
मैं कह के निकल गया, लौट के आया रात में, चूंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मैं रात में लौट के आया, मोबाइल बच्चों का मोबाइल रखा था, मैंने देखा तो उसने एक वीडियो शूट कर रखा था। मैंने थोड़ा सा चौंक करके देखा कि कैसा वीडियो है, तो मैंने देखा उन्हीं दोनों को उसने शूट कर रखा था। वो खा रहे थे, उस पूरे को शूट किया और उसने हटाया नहीं था उन्हें। क्योंकि अगले दिन सुबह जो है हमने देखा कि वो थोड़े साइज में बड़े हो गए। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि वही वाले हैं कि क्योंकि इतनी जल्दी कैसे कोई बड़ा हो सकता है। लेकिन मैंने फिर मैं गंभीरता से मैंने पूरे पौधे को खंगाला तो वही दो दिखते रहे, वो थोड़े अपने साइज में बड़े हो गए। हमने फिर कहा चलो कोई बात नहीं, पत्ती खाने दो, नई पत्तियां आ जाएंगी, चलने दो इनको। अगले दिन वो और बड़े हो गए जी, उनका थोड़ा स्वरूप भी चेंज हुआ, कलर भी। हाँ, तो हमने कहा यार ये तो बड़े रोचक चीज लग रही है। तब तक मुझे यकीन नहीं था कि तितलियां होंगी। थोड़ी और बड़ी हुई और वो बड़ी क्या, थोड़ा सा मतलब कि डरावना सा भी लगने लगा। आगे का उसका हुड निकल आया और उसके एकदम आगे से दो दांत जैसी चीजें निकल आई। तो फिर उसको माइक्रो फोटो वीडियोग्राफी मैंने की, तो उसमें उसके कुछ शॉट्स लिए, मैंने भी लिए, बेटी ने ले रखी थी। उसके कुछ दिनों बाद जो है वो जो बता रहा हूँ मैं कीड़ा, वो काफी बड़ा हो गया था। मतलब वो करीब 2 इंच से थोड़ा छोटा होगा, 1.5-2 इंच का आसपास का, और पूरा ग्रीन सा और एकदम जैसे कैसे कार्टून बनाते हैं कई पिक्चर, वैसे दिख रहे थे, खूबसूरत सा। उसके ऊपर कुछ डॉट्स सी लगी। तो हमने कहा, फिर मैंने उसको सर्च किया तो पता चला कि ये तितली बनेगी। हमने कहा ये बड़ा रोचक है, इसे फिल्माया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हम वो बनते हुए नहीं शूट कर पाए, जो कि रात के किसी समय पे वो बन गई। लेकिन वो तितली अगले दिन सुबह हमने देखा कि वहीं बैठी और बड़ी खूबसूरत सी तितली, और फिर वो उड़ गई। तो वो मतलब बड़ा अच्छा लगा कि अब जब कभी ऐसा मौका आएगा तो उसे और अच्छे से शूट करेंगे, ताकि और क्योंकि मेरा एक इस पर भी फोकस रहता है कि हम इस तरह की चीजों को विशेषकर बच्चों को समझा सकें, ताकि बच्चे इसको सीखेंगे तो वो प्रकृति से और उनका जुड़ाव बढ़ेगा। ये सब करना भी बड़ा अपने आप में रोचक और अद्भुत है। जाहिर सी है कि खुद को भी आनंद आता है, तो फिर मजा भी आता है। इसी बहाने पर्यावरण का एक संरक्षण के प्रति हमारी भी चल जाती है। जिन जीवों पे हम लोग बात कर रहे हैं आज, तो पर्यावरण को बेहतर बनाने में इनकी क्या भूमिका होती है? निश्चित ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जितने हमारे ये जीव हैं, छोटे छोटे जीवों पर जो हमारा केंद्रित है ये, अब जैसे दीमकें हैं, जब दीमक का नाम आता है तो हर आदमी ये सोचता है अरे ये तो खिड़की दरवाजे खाने वाली होगी, ये है ये जी। लेकिन इनका अगर ये ना हो, सपोज करिए, एक मान लिए कि ना हो, तो जंगलों में ये जो लकड़ियां हैं, तमाम चीजें ये कैसे नष्ट होंगी? प्रकृति सफाई कैसे करेगी? तो इन जीवों पर सफाई की व्यवस्था दी है। गोबरेला एक आपने देखा होगा कि वो गोबर को गोल गोल करके वो अपने पिछले टांगे से लेके चलता है, वो गोल गोल होता रहता है। अब देखने में घिनौना काम लग सकता है जी, लेकिन बड़े मजे की बात है कि ये न करें ऐसी चीजें तो सफाई ना हो। अभी जहां हम इस बहुत खूबसूरत प्यारे सी जगह पे बैठे हैं, आप यहाँ पर अगर अगल बगल आप अभी देखेंगे, आप अभी शूट भी करेंगे, तो वहाँ इस तरह के जीव अपना काम कर रहे हैं। हम आप बात कर रहे हैं, वो अपना काम यही कर रहे हैं। दीमके कहीं दीमक लगी होगी, वो कहीं लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होगा, उसे वो अपना खा पी करके उसे वापस जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी को दे देना है उनको, और फिर पृथ्वी वही चीज हमें फिर वापस नए रूप में वापस करती है। तो ये जो चक्र चलता है जी, ये इन जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है इस चक्र में, और उनका होना यह निश्चित करता है कि हमारे लिए पर्यावरण बेहतर हो रहा है। इसलिए उनका सम्मान करना भी हमें बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये है कि जितने भी जीव जंतु हम बात कर रहे हैं, या जो भी हम आसपास देखते हैं या होते हैं ना देखने पर भी, क्या सभी जीव फायदेमंद होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए कठिन भूमिका निभाने वाले होते हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि पर्यावरण प्रेम तो अपनी जगह है, पौधे जीव जंतु का प्रेम अपनी जगह है, लेकिन यह कहना कि सारे जीव फायदेमंद है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं जीवों के बीच में मच्छर भी हैं जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया फैला रहे हैं।
इन्हीं में जो है कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं, कुछ जीवाणु हैं जो हमें बीमार करते हैं। बिल्कुल। तो सब फायदेमंद नहीं होते, लेकिन हाँ इनकी ये अगर है पृथ्वी पे तो इनकी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भूमिका होगी जी। ठीक है। और जो आप दूसरा सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ कठिन भूमिका दे रखी है, निश्चित रूप से प्रकृति ने अपने अपने तरीके से सबको सब भूमिकाएं बांट रखी हैं। कठिन भूमिका ऐसे समझिए कि अगर सिर्फ सफाई पर की बात हम करें तो जब हमें घर में अभी झाड़ू लगाना हो तो एक बार हम सोचेंगे कि अरे यार झाड़ू क्या, झाड़ू जैसी चीज, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जिनका काम है सफाई का, जैसे अभी गुबरेला का जिक्र किया, वो बहुत शांत तरीके से वो सफाई व्यवस्था में लगा रहता है, सफाई कर, उसे कुछ लेना देना नहीं है जी। इसी तरह से तमाम दूसरे जीव हैं। मिलीपैड एक जीव होता है जिसे हम गांव में लिल्ली घोड़ा जैसे सब बोलते हैं जी। ब्राउन कलर का, भूरे कलर का, कई पैरों वाला जीव होता है, खजूरे जैसा जी। अब हमारे यहाँ गिंजाई बोलते हैं। हाँ, अब आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इसका क्या मतलब है, इसे ना होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, मतलब है। क्यों मतलब है? क्योंकि जहाँ पर ये पौधे, भाई पौधे होंगे तो हमारे लिए अच्छे हैं, तो पौधे होंगे तो उनके सूखे पत्ते होंगे, सूखी लकड़ियां होंगी, टहनियां होंगी, तो उन सूखे पत्तों को आखिर कौन नष्ट करेगा? कौन नष्ट करेगा जी। तो वो मिलीपैड जैसे जीव उन्हें खाते हैं जी। वो खा करके जब वो मल करते हुए, चूंकि उनका काम है चलते रहना और रास्ता अपना बनाते हुए घास के बीच से पगडंडियों से चलते रहते हैं, तो जब वो खाते हैं उन पत्तियों को, और उनका समूह बहुत होता है, जहाँ भी देखेंगे ढेर सारे दिखेंगे, तो वो चट कर जाते हैं उनका पूरा समूह पत्तियों को, सड़े हुए चीजों को, और खा करके जब वो मल करते चलते हैं तो जो उनका मल निकल रहा है वो भी कहीं ना कहीं से प्रकृति के लिए फायदेमंद है। कई कवक उस पर ही जिंदा रहते हैं। मुझे एक बड़ी सुंदर किताब याद आ रही, जल थल मल। मतलब उसमें मल को इतनी खूबसूरती से डिफाइन किया गया है, क्योंकि वो उसमें एक जो सबसे सुंदर बात लिखी थी कि ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव एक दूसरे के मल पर जीवित है। हम आप भी। हाँ बिल्कुल है। क्योंकि वो मिलीपैड जो क्या काम करता है, खाएगा, खा करके मल करेगा, वो निकल जाएगा, उसका मल किसी कवक दूसरे के काम आएगा। कुछ कवक वहीं उसी पर उसके हाथों से होकर के जब निकलता है जी, तो वो एक व्यवस्था बनी हुई है जिस पर वो उनका कवकों को पैदा होना है जी जी जी। और सफाई की सफाई कर गए। और इसी तरह आप देखिए जो कछुए होते हैं, पतले लंबे से धागे जैसे कछुए आपने देखे हैं, वो उनका भी तो काम यही है। अगर वो ना हो, किसानों के सबसे बड़े मित्र होते हैं जी जी जी। उन कछुओं का क्या काम है? वो आपके जमीन के अंदर होते हैं और वो राउंड करते हुए जमीन के नीचे से ऊपर आते हैं जी। तो जो वो रास्ता बनाते हैं जमीन के अंदर, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई मैकेनिज्म हो जिसमें वो हम अंदर की व्यवस्था देख सकें तो वो उन्होंने नेटवर्क फैला रखा है अंदर, अपने एक हाईवे बना रखा है, लिंक रोड बना रखे हैं, गलियां बना रखी हैं। तो अब उसका क्या है, क्योंकि वो जब वो बनाएंगे, वो तो अपना स्वाभाविक काम कर रहे हैं, उनको खाना है, ऊपर आना है, तो उन्होंने रास्ता बना लिया खोद खाद के। लेकिन वो जो सुरंग जैसी बना रहे हैं उसमें क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो हवा, पानी, पोषक तत्व, ये सब सारी चीजें आ जा रही हैं, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, तो केचुए के कारण बढ़ेगी। और केचुआ जो खा करके मल की जो बात चल रही है, जो मल विष्टा करते हुए चलता है, वो और उपजाऊ कर देता है। यानी वो प्रकृति से, आप देखिए हम इंसानों और इन जीवों में कितना अंतर है। हम कुछ भी चीज लेते हैं प्रकृति से तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम उसे सही से वापस कर सकते हैं, लेकिन इन जीवों को देखिए, ये प्रकृति से थोड़ी सी चीज लेंगे, लेकिन जितना अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो वापस करेंगे। केचुआ क्या है, मिट्टी खाया उसने थोड़ा सा, लेकिन जो उसने निकाला बाहर वो उपजाऊ बना देगी उस जमीन को जी। जब जमीन उपजाऊ होगी तो आपके फसलें अच्छी होंगी, फसल अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए कितनी कठिन भूमिका है। ये बहुत बताने में, बोलने में बहुत आसान है, लेकिन कितनी कठिन भूमिका मिली है और वो निभा रहा है। हम उन्हें खत्म कर दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो निभा रहा है। सही बात। जब आप बच्चों से मिलते हैं तो ये जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जो हैं, इनको कैसे आप समझाते हैं, बच्चों को कैसे समझाते हैं कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट लें? देखिए, बच्चों का विकास ऐसे होता है कि उनके पास जानकारियाँ कम होती हैं, तो वो जानकारियाँ कम है तो उत्सुकता ज़्यादा है। तो बस उनकी उस उत्सुकता को समझने की जरूरत होती है कि हम उन्हें किस तरीके से समझा सकें ताकि वो आपकी बात को समझें और उसे आगे अपना उसका प्रयोग जैसे भी करना है करें। मेरा एक बहुत मूल मंत्र सीखा है
तमाम जगहों पे ये दिखता है। पर्यावरण है तो जीव जंतु हैं, हम हैं। जीव जंतु नहीं है तो पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं। बहुत सीधा सा एक फंडा है। मैं इसी मंत्र पर सोचता हूँ, इसी मंत्र पर काम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है यही कम्युनिकेट करता है। और मैं बच्चों को भी या स्पेशली युवाओं को भी मैं यही कम्युनिकेट करता हूँ कि आप पर्यावरण का सम्मान करिए, क्योंकि आप पर्यावरण का सम्मान करेंगे तो पर्यावरण आपका सम्मान करेगा। मैं उन्हें विशेषकर बच्चों को कुछ सहज एक उपाय बताता हूँ, टिप्स देता हूँ कि आप किस तरह से प्रकृति का, पर्यावरण का, जीव जंतुओं का सम्मान कर सकते हैं। छोटे छोटे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो उन्हें मैं बताता हूँ और जो सहज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ, जैसे अब उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि आप जैसे अब हम यहीं चल रहे हैं, तो अब सामान्यतः इंसान ध्यान नहीं देता कि हम चल रहे हैं तो हमारी सड़क है, हम चल रहे हैं। लेकिन मैं बच्चों को ये कहूँगा कि भाई आप जहाँ चलो कम से कम अगल बगल देखो, सिर्फ आप वहाँ पर नहीं हैं, वहाँ पर तमाम जीव जंतु हैं। आप आपके पैरों से न रौंदे जाएं, उनको अपना काम करने दीजिए, आप उन्हें छुइए मत, आप अपना काम करिए, उनका सम्मान करिए। इसी तरह से उनको बहुत सहज तरीके, कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं बताना कि आपको स्पेशली कुछ यंत्र लगाना है या कुछ नहीं, जो आप कर सकते हो। तितलियां हैं, उनके लिए पौधे लगाइए जी, उनके विकास के लिए उनको जगह दीजिए। तितलियां आएंगी तो इसका मतलब कि आपका पर्यावरण साफ सुथरा है, पर्यावरण साफ है, इसका मतलब आपको साफ हवा मिल रही है। बस इसी तारतम्यता को बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप यात्राओं पर होते हैं, कई जगह हम लोग यात्राओं पे जाते हैं, तो कोई ऐसा याद आपकी स्मरण जहाँ पर आपने इंसानों को और प्रकृति को बहुत आसपास देखा हो, जीव जंतुओं को बड़ा आसपास देखा हो? आप भी हमारे साथ थे जब हम लोग नानक मत्ता गए थे। अच्छा अच्छा। तो उसका जब जो जंगल डैम के पास का एक जंगल था, हम लोग गए थे, तो आप देखिए वहाँ पर कि हमें अंदाज नहीं था कि उस जंगल में क्या क्या चीजें। जब हम अंदर गए तो कितनी सहजता से वहाँ पर लोग आ जा रहे थे, और हाथी भी वहाँ, हालांकि हम लोग देख नहीं पाए थे, लेकिन उनके मूवमेंट था, उनके लीद और उनका जो उन्होंने फसलों को, वहाँ के पौधों को थोड़ा तोड़ा वोड़ा था, उसे बताया ग्रामीणों ने। वहाँ दूसरे कई जीव थे, मकड़ियाँ कितनी बड़ी थी जी, वो आप सोचिए कि सामान्यतः उतनी बड़ी मकड़ी इंसानों के बीच में ऐसी बस्तियों में नहीं दिखेंगी, लेकिन वहाँ बस्ती भी थी और वो मकड़ियाँ भी थी। पानी का भी स्रोत अच्छा था। तो जब भी हम लोग यात्राओं पे जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर नदी हो, झील हो, तालाब हो और ऐसे हरे भरे वातावरण हो जी, तो ये पर्यावरण ये दिखाता है कि यहाँ पर पर्यावरण बढ़िया है, बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जीव भी हैं, यहाँ पर हरियाली भी है, यहाँ पे पानी भी है, और ऐसी जगह पे पानी है तो इंसान भी होंगे क्योंकि उनकी जरूरतें होती हैं। तो वो एक तरह से सह अस्तित्व की चीजें, संतुलन कई जगह ऐसा देखने को मिला, किसी एक जगह नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः हमने नदियों के किनारे सब चीजें देखी हैं। आप सहयात्री रहे हैं या मैं आपका सहयात्री रहा हूँ, बहुत जगह हमने देखा है इस चीज को। तो किसी एक जगह के बारे में नहीं कह सकते जी। अच्छा, आपने जब पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, तो क्या सोचा था कि एक दिन आपकी जो पहचान है वो पर्यावरणविद को लेकर बनेगी? ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ इतना जरूर सोचा था कि पर्यावरण के क्षेत्र में मुझे काम करना है। क्योंकि जब मैं थोड़ा समय पहले की बात और करूँ, मेरा बचपन जो झारखंड में बीता है। अच्छा अच्छा। झारखंड में एक जगह है टाटा जमशेदपुर, आपने सुना? हाँ। और जमशेदपुर के पास ही एक जगह पड़ती है चक्रधरपुर। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ और बहुत ही प्यारी जगह है, आदिवासियों का पूरा वो है। मेरा बचपन वहाँ बीता, मैं बहुत साल वहाँ रहा, और वहाँ जब आप कभी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, और पेड़ पौधे और तमाम तरह के जीव जंतु हैं। तो बचपन से कहीं न कहीं जो है दिमाग में चीज़ें आने लगी। फिर मेरा ननिहाल जो है वो मिर्ज़ापुर में है। वहाँ भी हमारे नाना जी थे, वो प्रकृति के बहुत प्रेमी थे। वो पूरे घर बीच में था और 3 तरफ से 4 तरफ से कह लीजिए पूरा उन्होंने शायद ही कोई पौधा, ऐसा पेड़ पौधा छोड़ा हो। तो वो सब प्रभाव कहीं पड़े थे मेरे पे। तो जब मैं पत्रकारिता में आया तो वहाँ पर मुझे, चूँकि पढ़ाई, इसके लिए एक पढ़ाई चाहिए होती है इस तरह के, डिस्कवरी का शुरुआत हो गई तो डिस्कवरी देखने लगे जी। तो लेकिन वो सब
तो समय चाह चुका था, पढ़ाई उस में नहीं हो पाई थी। फिर हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो ये भी एक मीडिया ही है, प्रकृति के बारे में जो भी हम जानकारियां देते हैं या कुछ भी काम करते हैं वो भी मीडिया का ही एक हिस्सा है। तो दिमाग में आया कि अच्छा ये एक रास्ता ऐसा है जिससे हम जा सकते हैं। तो फिर मीडिया में आया, लेकिन शुरुआत के कुछ साल संघर्ष में इतने बीते कि वो उसमें ही चले गए। अब कई सालों से, पीछे कई सालों से बहुत अवसर मुझे मिले, आप जैसे मित्र मिले और तमाम ऐसे मंच मिले जहाँ पर जाना आना होता है, स्कूलों में भी जाना आना होता है और अच्छा लगता है कि पर्यावरण के बारे में कुछ बातें होती हैं। और अब एक तरह से कह सकते हैं आपकी एक उसमें भी एक पहचान है और मुझे ये वाली पहचान मुझे ज़्यादा प्रिय है। आपके जीवन का कोई ऐसा क्षण जब कोई छोटे से जीव को देखकर आपको एक गहरी प्रेरणा मिली हो उससे? ऐसे तो बिल्कुल से बता पाना थोड़ा सा वो है, लेकिन मैं चींटियां जो है मुझे बहुत प्रभावित करती है। अच्छा। अक्सर जो है चींटियां, क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा हूँ और गांव में रहने के कारण जो है जाहिर सी बात है कि पर्यावरण ऐसे ही हमारे अगल बगल भी है जैसे यहाँ के गाँव के हैं। तो दोपहर का समय जो होता था, स्पेशली गर्मियों में, वो समय ऐसी जगह पे बीतती थी, वहाँ चींटियां मुझे बहुत प्रभावित करती थी, क्योंकि उनका श्रम बहुत देखने लायक होता है। अभी आप यहाँ भी देखे होंगे, उनका काम निरंतर चलता रहता है और वो लाइन भी, चूंकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं जो भी काम मेरा जो भी है उसमें मुझे परफेक्शन थोड़ा अच्छा लगता है, अलाइनमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो चींटियों का जो काम करने का तरीका है, अगर वो लाइन में जा रही हैं तो पूरी एक सीधी लाइन में जाती है। अगर उन्होंने कहीं अपना कुछ वो बना रही हैं मिट्टी खोद करके जमीन में, तो वो भी बड़ा खूबसूरत सा बनाते। तो उनकी वो जो अलाइनमेंट वाली होती वो मुझे बड़ी प्रभावित करती। तो चींटियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तितलियों ने बहुत प्रभावित किया, ये सब जीव हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं। कोई रिश्ता या प्रेम जिसने मतलब प्रकृति की ओर थोड़ा रुझान कर दिया हो? रिश्ता मेरा ऐसा कुछ कह सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसे रहे हैं, बहुत सारे मित्र मेरे हैं जो जिनका पर्यावरण से वैसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई प्यार उनका नहीं है, वो अपने जीवन में मस्त है, लेकिन वो जानते हैं कि मेरा पसंदीदा है, तो वो मुझे बहुत प्रेरित करते रहते हैं। तो कहीं जाना हो आना हो तो मेरे लिए स्पेशली मुझे मैसेज डाल के बताते हैं कि यार ये वाला देखो, मैंने देखा है जीव, क्या है जरा तुम बताना। कई दोस्त ऐसे मैसेज करते तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। एक सीधा सा जवाब चाहेंगे, बिल्कुल सीधा सा, नन्हे जीव आपके मित्र क्यों हैं? स्वाभाविक है कि मित्र क्या होता है, मित्र हमारा जो हर अच्छे बुरे में हमारा साथ दे, हमारे साथ सहयोग करे। तो जीव भी यही करते हैं, वो बिना किसी छल कपट के अपना काम करते हैं। सीधी सी लाइन ये है कि वो हमें बहुत कुछ देते हैं, इसलिए वो हमारे लिए जरूरी है और मेरे स्पेशली मित्र हैं। वो चाहे तितली हो या कोई भी जीव जंतु हो, वो मुझे बहुत चीजें देते हैं। खास करके मुझे याद है जी, एक दिन आपने कहाँ पे, चूका में बांबी के सामने खड़े होकर जिस तरीके से दीमक के पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया था, तो वो मुझे बड़ा प्रभावित किया था कि मतलब नहीं, वो बांबी बहुत खूबसूरत रचना है, ऐसा कह लीजिए जी। और दीमकें बहुत बढ़िया शिल्पकार हैं जी। आप उनकी बांबी को देखेंगे तो आप, मेरे वीडियोस हैं और उसमें है उस चीजें इतना खूबसूरती से बनाती हैं। उसके अंदर की संरचना आप देखिए तो आपको पूरा एक शहर बसा हुआ है, एक पूरी बसावट दिखेगी, जैसे मानव सभ्यता है तो पूरी बसावट दिखेगी। सड़कें उनकी अच्छी हैं, वैसी कॉलोनियां हैं, उनका भंडार गृह है, उनके चलने के रास्ते हैं, उनके सैनिकों के खड़े होने के रास्ते हैं, मतलब तमाम चीजें वो। तो दीमकें बहुत परिश्रम करती हैं और बहुत खूबसूरत जीव। हाँ, जरूर ये है कि अगर हमारे शहरों में दरवाजे पे लग जाए तो थोड़ा घृणास्पद केमिकल डाल के उन्हें हटाएंगे, तो ये थोड़ा सा है कि नुकसान तो होता है, लेकिन ये तो अब उन दीमकों को नहीं पता है कि वो आपका नुकसान कर रहे हैं, वो अपना स्वाभाविक काम कर रहे हैं। बस आप उन्हें हटा दीजिए, उन्हें उन्के पर्यावरण में छोड़ दीजिए, वो अपना चली जाएंगे जी। इस बार मेरा बहुत नुकसान किया है, 50 किताबें खा गई। हाँ, खा जाएंगे, उनका स्वाभाविक काम, मुझे नहीं पता कि आपका क्या नुकसान कर रही है। तो मुझे दुख भी हुआ, लेकिन जरूर होगा, बिल्कुल। उन पे केमिकल नहीं छिड़का, हालांकि मैंने उनको अलग डाल दिया। आप मुझे दिमाग में था, संवेदनशील व्यक्ति हैं, ऐसा इसलिए कर पाए, तो बहुत लोग तो तुरंत साफ कर देते हैं। जिंदगी का मतलब सिर्फ बड़े सपने और ऊंचे मकानों में नहीं है। कभी घास में छुपे किसी नन्हे कीड़े को देखें या धूप में बैठी गिलहरी को, तो समझ आएगा कि दुनिया उनके बिना कितनी अधूरी है।
अनुराग शुक्ला हमें यही सिखाते हैं कि नन्हे जीव हमारे दोस्त हैं और दोस्ती का हक अदा करना बहुत ज़रूरी है।